नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी साइंस की क्लास होगी। अब तो सभी लोग क्लास में आ जाइए, 8 बज चुके हैं, आपका क्लास शुरू हो चुका है। सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। और आप लोगों की एग्रीकल्चर की क्लास कब होगी? तो 8:30 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास होगी, जैसा कि आप लोगों को टाइम टेबल में बताया गया था। तो अभी आपकी साइंस की क्लास होने जा रही है। आप लोगों को बता दें, कल इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया था। जो प्राइवेट ग्रुप में ऐड हैं उन लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन उस पर हमने आंसर नहीं लगाए थे। उसका हमने अलग से आपको आंसर शीट दिया था। वो क्यों दिया था? आंसर हमने इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकें। पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्लास देखी थी, फिर आप लोग उससे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कहीं पे भी उसका आंसर लगाएंगे, फिर आप लोग आंसर शीट से उसके आंसर मिला लेंगे। इससे आप लोगों को क्या होगा? इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। इसलिए हम लोग ने वो आप लोगों को टिक करके नहीं दिया था। ऐसे ही आप लोगों को मिला करेगा। ऐसे आप लोग यहाँ से क्लास में देखिए, उसके बाद उससे प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आंसर मिला लीजिए। तो आंसर शीट दे देते हैं हम उसका। और एग्रीकल्चर का पीडीएफ आप लोगों को कल नहीं मिला था, तो एग्रीकल्चर का पीडीएफ आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसकी भी आंसर शीट ही दी जाएगी आपको, उस पर टिक लगा के नहीं दिया जाएगा, जिससे आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। आप लोगों को बता दें, ये पीडीएफ आप लोगों को ऐसे क्यों दिया जाता है, मतलब कल आप लोगों को क्यों नहीं मिल पाया था। तो देखो, आपका जो ये साइंस वाला पीडीएफ रहता है वो 50 क्वेश्चन का रहता है। साइंस वाले पीडीएफ में 50 क्वेश्चन रहते हैं, और जो एग्रीकल्चर वाला पीडीएफ है उसमें 60 क्वेश्चन रहते हैं। एग्रीकल्चर वाले पीडीएफ में 60 क्वेश्चन रहते हैं और साइंस वाले पीडीएफ में 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि पूरा क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए। तो ये क्वेश्चन जैसे ही पूरे हो जाएंगे, उसी के बाद आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर आप लोग उससे प्रैक्टिस करेंगे, उसका आंसर शीट भी आपको दे दिया जाएगा, उसमें आप लोग आंसर अपने चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो प्राइवेट ग्रुप में ऐड हैं। आप लोगों को बता दें, जो प्राइवेट ग्रुप है उसका आज, उसमें ऐड होने में जो डिस्काउंट मिल रहा है उसका आज लास्ट डेट है। आज 10 तारीख है, तो आज उसका लास्ट डेट है। आज कब तक रहेगा? तो आज 12 बजे तक केवल आपका डिस्काउंट रहेगा। कल से आपका डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। कल से आप लोगों को जितनी कीमत है वो पूरी पे करनी पड़ेगी। तो जो लोग लेने के इच्छुक हैं वो आज 12 बजे तक ले सकते हैं, उसमें ऐड हो सकते हैं। आप लोगों को जो प्रोसेस तो बता ही दिया गया होगा, जो टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हैं उन लोगों को इसका प्रोसेस पता चल गया होगा। ये जो पीएजी वालों के लिए अलग है और पीसीएम वालों के लिए अलग है, तो आप लोगों को उस पर पता चल गया होगा। उस पर आप लोगों को टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दिया गया था, तो उससे आप लोगों को पता चल गया होगा पीएजी और पीसीएम वालों के लिए। और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कैसे पीडीएफ लेना है, तो आप लोग एक नंबर नोट कर लीजिए। उस पर आप लोग देखो, पहले नंबर नोट करें, टेलीग्राम नंबर है ये 9720802028 9720802028। ये टेलीग्राम नंबर है। ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोग क्या मैसेज करेंगे? तो इस पर आप लोग यूपी कैटेट पीडीएफ 2022 लिखकर मैसेज करेंगे, तो उस पर आप लोगों को इस प्रोसेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कैसे आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यह है, ताप बढ़ने से इनमें से क्या बदलेगा? ताप बढ़ेगा तो इनमें से क्या बदल जाएगा? मोलरता, भार परसेंट या तुल्यांकी भार? तो आप सभी लोग आंसर करिए इसका। ताप बढ़ेगा तो इनमें से क्या बदलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलरता। जब ताप बढ़ेगा तब मोलरता बदल जाएगी। मोलरता क्या हो जाएगी? मोलरता घट जाएगी। ताप बढ़ने पर मोलरता घट जाती है। जब ताप बढ़ेगा तब मोलरता घट जाएगी। ये क्यों घट जाएगी? क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर विलयन का आयतन बढ़ जाएगा, जिससे मोलरता घट जाएगी। विलयन का वॉल्यूम या आयतन बढ़ जाएगा, जिससे मोलरता घट जाएगी। तो ताप बढ़ने से इनमें से क्या बदलेगा? मोलरता।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किसकी खोज हुई? रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उससे किसकी खोज हुई? तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इसका आंसर आप लोग कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, नाभिक की या न्यूट्रॉन की? तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उससे नाभिक की खोज हुई थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नाभिक की खोज हुई थी। कल की क्लास में आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो उन क्वेश्चन को हमने सही तो करा दिया है, लेकिन ये जानकर हमें बहुत खेद हुआ कि हमारे द्वारा आपको गलत क्वेश्चन कराए गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। आज से आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से चेक किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल की क्लास में 1-2 क्वेश्चन हाँ गलत हो गए थे, लेकिन वो आप लोगों को सही करा दिए गए थे। फिर भी बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, वैसे तो यही कोशिश रहेगी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको आंसर शीट में सही करके दिया जाएगा। एक क्वेश्चन शायद एग्रीकल्चर की क्लास में भी गलत था, तो उसको आंसर शीट में बिल्कुल सही कर दिया गया है। आप लोगों को आज जो PDF मिलेगा उसी के साथ आंसर शीट मिलेगी, उसमें वो क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिया गया है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो आपके क्वेश्चन है ये हम खुद चेक किया करेंगे, उसके बाद आप लोगों को कराए जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन एक लोग और हैं, उनसे हम चेक कराते थे, इसी चैनल पे काम करते हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो हैं वो हम स्वयं चेक किया करेंगे, उसके बाद आप लोगों को कराया करेंगे। फिर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोग परेशान ना हो, यहाँ पे बिल्कुल सही क्वेश्चन कराए जाते हैं। बाई चांस 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उनको हम सही करा दिया था हमने, लेकिन आगे से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल सही क्वेश्चन कराए जाते हैं, इसी वजह से पिछले साल इतने ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। गलत क्वेश्चन कराते तो थोड़ी इतने बच्चों का सिलेक्शन हो जाता। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो बिल्कुल सही कराए जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते थे तो वो भी आपके अब गलत नहीं होंगे। केवल कल की क्लास में ही गलत हो गए थे। आप कहें तो कल की क्लास आप लोगों की दोबारा करा दी जाए, कल के जो क्वेश्चन कराए गए थे उनको आप लोग कहें तो दोबारा करा दिया जाए। वैसे दोबारा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन जो क्वेश्चन गलत थे उनको हमने सही करा दिया है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका, पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी कक्षक जो होता है वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो 4 होते हैं, S, P, D और F। S में कितने आ सकते हैं? तो S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग ये कहीं पे नोट कर लीजिए कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह निम्न में आइसोटोनिक है, इनमें से आइसोटोनिक कौन सा है? तो आइसोटोनिक क्या होते हैं? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। आइसोटोनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कौन सी होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आती है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखिए 14 - 6, यहाँ पे यहाँ पे 14 - 6 करेंगे। 14 - 6 कितना आएगा? 14 - 6 करेंगे 8 आएगा, और यहाँ पे 15 में से 7 घटाएंगे तब भी 8 आएगा। 7 और 15 है तब भी 8 आएगा, और यहाँ 17 में से 9 घटाएंगे तब भी 8 आएगा। तो यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या सब में समान है। और यहाँ पे देखेंगे अगले 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे 10 बचेगा। तो इसमें तो बहुत भिन्न है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। तो ये भी सब यहाँ पे कहीं पे समान नहीं आ रही है। किस में समान आ रही है? तो आइसोटोनिक इसमें कौन सा होगा? इसको आइसोटोन्स बोलते हैं। आइसोटोन्स लिख लीजिए। आइसोटोनिक भी होता है, लेकिन आप लोग आइसोटोन्स ही पढ़िए। आइसोटोन्स बोलते हैं। तो ये
इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। Ac में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो ये आपका आइसोटॉन्स है, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका Fe2+ के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, Fe2+ के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से जवाब देंगे इसका। Fe2+ के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ज़्यादातर लोग इसको गलत करते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग 4 लगाएंगे लेकिन 4 गलत है। तो देखिए पहले Fe का वो कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe का वो एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है Fe का। तो आप लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, फिर 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6 कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 8 18 हुआ, 26 चाहिए। तो 3p6 के बाद क्या लिखेंगे, 4s2 लिखेंगे, इसी के आगे है ये। 4s2 के बाद क्या लिखेंगे, 20 हो गया। अब कितना बचा, 6 बचा, तो 3d6। तो ये किसका हुआ है, ये Fe का हुआ है, आयरन का 26 होता है, लेकिन Fe में 2+ लगा है, यानी कि जब प्लस लगता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो 2+ लगाए तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो इसमें अब कितना बचेगा, तो अब इसमें 24 बचेगा। आप लोग समझिए इसको ध्यान से, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अब Fe2+ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी, 24 बचेगी। लेकिन ये देखो, ये अपवाद है। वैसे तो सब में पीछे से इलेक्ट्रॉन, यानी कि सब में वैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन इसमें जब 24 बचेगा तो इसमें जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, 4s2 का इलेक्ट्रॉन है, वो कम कर दिया जाएगा। 4s2 का इलेक्ट्रॉन है वो कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी 4s2 को हटा दिया जाएगा, 3d4 नहीं किया जाएगा, 4s2 को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अब इसका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, एक बार मिटा देते हैं इसको, दोबारा से लिखते हैं। नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2, नहीं 4s2 तो आएगा ही नहीं, 4s2 हट जाएगा। 3p6 के बाद 3d4 आएगा, 3d4। अब आप लोग इसमें इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 6 18 और 4 22 हुआ यहाँ पे। तो नहीं 3d4 नहीं, 3d6 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 24 करना है तो 3d6 आएगा। अब गिनिए, 6 6 12, 2 14 और 6 20 और 4 24। तो Fe2+ का 24 है। ये बहुत को पूछा जाता है क्योंकि ये अपवाद है, इसलिए पूछा जाता है। इसमें 4s2 से इलेक्ट्रॉन कम किए जाते हैं। तो इसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए, तो डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, 4 नहीं होगा। इसलिए आप लोग अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसको रट लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनता है इसका, आप लोग इसको रट लीजिए क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी के टेट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4f कक्षक के लिए सही क्वांटम संख्या होगी। 4f कक्षक के लिए सही क्वांटम संख्या होगी n=4, l=3, m=+1। आप लोग इसका क्वांटम संख्या निकालिए। क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखो n क्या होगा इसमें, n होगा इसमें 4, क्योंकि 4f है तो n=4 होगा। और l क्या होगा, l होगा 3, l होगा 3। l क्या होता है, SPDF का l होता है 0 1 2 3, S का 0, P का 1, D का 2 और F का 3। तो L इसका 3 हो गया। अब M बराबर कितना होगा, तो M बराबर होगा -3 to +3, -3 से +3 तक।
-3 से लेके +3 तक इसका L होगा, वो M होगा इसका। तो और इसका एक और होता है S, क्या होगा S, तो S इसका होगा ±1/2, ±1/2। तो यहाँ पे देखिए किसी ऑप्शन में ये दिख रहा है, किसी ऑप्शन में M तो इतना दिख नहीं रहा है, तो इसका D ऑप्शन ही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो इसका आप लोग लिख लेंगे क्या होगा, इसका n बराबर 4 होगा, L बराबर 3 होगा, M बराबर -3 से +3 तक होगा, और H बराबर होगा ±1/2। तो इसका D ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को बता दें, जो प्राइवेट ग्रुप पे ऐड हैं उन लोगों को बता दें, आपको जो यूपी कैटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, मतलब जो बांदा यूनिवर्सिटी इस बार करा रही है, तो बांदा यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर हैं पिछले 10 साल में, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को उसी ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, 2-4 दिन के अंदर उसमें पहुंचा दिए जाएंगे। जो प्राइवेट ग्रुप है या पेड ग्रुप है उस पर आप लोगों को पहुंचा दिए जाएंगे। पिछले 10 साल के यूपी कैटेट के पेपर के क्वेश्चन हमारे पास रखे हैं, तो वो आप लोगों को धीरे धीरे करके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसी पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इतना टाइम तो है नहीं कि यूट्यूब पे भी ये सब कराया जाए, यूट्यूब पे टाइम मिलेगा तो ये भी कराए जाएंगे, अभी तो आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और तुम लोगों को अभी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो उस पेड ग्रुप पे हैं, उस पर धीरे धीरे करके ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों को ये, जैसे आप लोगों को इसका PDF मिला था, कल वाले 50 क्वेश्चन का PDF मिला था, ये जो आज वाला है ये अभी PDF आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो एग्रीकल्चर की होती है वो 60 क्वेश्चन की होती है, 60 क्वेश्चन की PDF होती है। तो 60 क्वेश्चन जब आपके हो जाएंगे तब उसका PDF मिल जाएगा। आज आपका एग्रीकल्चर का PDF मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसे ही करके कुल आपको 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ यूपी कैटेट के जो प्रीवियस ईयर के जो 10 साल के जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे वो सब आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग उस पर देख के उससे आप लोग अपनी तैयारी कर लेंगे, उससे आप लोग समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में जो बांदा ने कराया था वो आपका यूट्यूब पे भी करा दिया जाएगा, उससे आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक हो गया था। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है, आप सभी लोग आंसर करिए इसका। आज केमिस्ट्री की क्लास है इसलिए आप लोगों का टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है इसमें फ्लोरीन। कौन सा होता है, फ्लोरीन। बी ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका आकार सबसे छोटा है, इनमें से किसका आकार सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा आकार होता है इसमें फ्लोरीन माइनस का, फ्लोरीन माइनस का आकार सबसे छोटा होता है। आप लोगों को बता दें, जब ये ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है तो जब इस साइड से जाते हैं, इधर को जाते हैं तो आकार घटता है यानी कम होता है, और नीचे को जाते हैं तो आकार बढ़ता है, ज़्यादा होता है या बढ़ता है। तो इसमें सबसे छोटा आकार किसका है, फ्लोरीन का। ये आपका निम्न में से किस यौगिक में अष्टक पूरा नहीं है, किस यौगिक में अष्टक पूरा नहीं है। अष्टक कब पूरा होता है, देखो अष्टक के नियम का वो पालन करते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन पूरा करते हैं, वो अक्रिय गैसें होती हैं, नोबेल गैसेस होती हैं, नोबेल गैसेस होती हैं, वो अष्टक के नियम का पालन करती हैं। अष्टक के नियम का वो पालन करते हैं जिनके बाहरी कोश में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें देखिए किसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, CO2 का कितना होता है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो CO2 का होगा, देखो CO2 का होता है 22 और H2O का कितना होता है 10, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है 14 और इसका 16।
तो आप लोग ये तो निकाल ही सकते हैं, ये कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का वो कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और कार्बन का 6, तो 22 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना कितना है इसमें, 2,8 2 8 8 8 8 16 और 2 18 हो गया, 4 बचा, 2 8 8 4 हुआ। तो ये इसमें तो बारीक कक्षक इसका पूरा तो है नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और ये 2,8 इसका पूरा है H2O का, और इसमें 16 का करेंगे तो 2 8 10 हो गया, 2 8 6 इसका भी पूरा नहीं होगा, इसका भी पूरा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2O का पूरा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलत पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन अष्टक के नियम का, कौन किसका अष्टक पूरा नहीं है। तो अष्टक तो 3 का पूरा नहीं है। क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग ये कर लेंगे कि यौगिक में अष्टक पूरा है, नहीं काट देंगे, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप लोग, बाद में आप लोगों को ये क्वेश्चन करा दिया जाएगा। इसमें मैं अभी थोड़ा डाउट लग रहा है। ये है आपका, निम्न में कौन सा यौगिक रेखीय है, इनमें से कौन सा यौगिक रेखीय है, मतलब किसकी संरचना लीनियर होती है। तो लीनियर संरचना होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका CaCO2 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो CaCO2 में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। देखो सिग्मा हमेशा 1 होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए, सिग्मा हमेशा 1 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबर लबड़ का सूत्र है, ग्लोबर लबड़ का सूत्र है। ग्लोबर लबड़ का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, सब लोग आंसर कर दीजिए इसका। तो ग्लोबर लबड़ का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भारी जल है, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी कैटेट में, भारी जल है, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O H2O8 O18 D2O या 4 डिग्री सेल्सियस पर जल। तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, सी ऑप्शन दी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है मार्स गैस है, मार्स गैस किसे कहते हैं, C2H2 CH4 H2S या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो CH4 होता है मेथेन, मीथेन जो गैस होता है उसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं। मेथेन का यूज CNG में भी करते हैं, इसका यूज CNG में करते हैं, CNG में इसका यूज करते हैं मेथेन का, और मेथेन को मार्स गैस बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है निम्न में सर्वाधिक अम्लीय है, निम्न में सर्वाधिक अम्लीय है, C2H4 C2H2 CH4 या C3H8। तो इनमें सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है, इसमें सर्वाधिक अम्लीय होगा आपका C2H2, C2H2। अम्लीयता कैसे निकालते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो C2H2 में सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, तो C2H2 जो है वो सर्वाधिक अम्लीय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है बेयर अभिकर्मक है, बेयर अभिकर्मक है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय KMnO4, अम्लीय KMnO4 या जलीय ब्रोमीन या सभी। तो बेयर अभिकर्मक है क्षारीय KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोलरता है, मोलरता है, मोलरता कैसे कहते हैं। मोलरता होता है आपका 1 लीटर में मोलों की संख्या, 1 लीटर में मोलों की संख्या जो होती है उसे मोलरता बोलते हैं। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है कैल्साइट किसका अयस्क है, कैल्साइट जो है वो किसका अयस्क है। तो कैल्साइट जो है वो आपका किसका अयस्क है, टिन का अयस्क है, टिन का। SN किसका वो होता है सिंबल, तो टिन का सिंबल होता है।
कैल्साइट टिन का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे दुर्बल क्षार है। सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है? NaOH, CaOH का उल्टवाइस, KOH या ZnOH का उल्टवाइस? तो आप सभी लोग आंसर करिए इसका। सबसे दुर्बल क्षार जो है वो है NaOH। दुर्बल और प्रबल तो जानते ही होंगे आप लोग, तो सबसे दुर्बल क्षार है NaOH है। देखो प्रबल कौन से उसके होते हैं, प्रबल जो होते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए के होते हैं। फर्स्ट ए और सेकंड ए के प्रबल होते हैं। तो इसमें सबसे दुर्बल पूछा है तो NaOH है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्रित H2SO4 से होने पर बनता है। एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्रित H2SO4 से होने पर क्या बनता है? जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्रित H2SO4 से कराते हैं तो बनता है C2H2 या एथाइन होता है ये C2H2 एथाइन। क्या बनता है? एथाइन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाल की क्रिया किसके साथ कराने पर बेकेलाइट बनता है? फिनाल की क्रिया किसके साथ कराने पर बेकेलाइट बनता है? तो बेकेलाइट किसके साथ कराएंगे तब बनेगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा HCHO। HCHO के साथ जब फिनाल की क्रिया कराएंगे तो बेकेलाइट बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाइलॉन है। नाइलॉन क्या है? पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या नन ऑफ दीज? तो नाइलॉन जो होता है वो पॉलीएमाइड होता है। पॉलीएमाइड होता है। पॉलीएमाइड को ग्रुप ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ प्लास्टिक। तो नाइलॉन क्या है? पॉलीएमाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज आपकी ये केमिस्ट्री क्लास थी इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आप लोगों को कल कराए जाएंगे। ये आपका पेचमापी का अल्पतमांक है, क्योंकि अभी आपकी एग्रीकल्चर की क्लास भी होगी। पेचमापी का अल्पतमांक है। पेचमापी का अल्पतमांक कितना होता है? तो ये होता है, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। पेचमापी का अल्पतमांक होता है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेकंड लोलक का आवर्तकाल है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो 2 सेकंड का होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, किसी पिंड पर लगे बल F तथा उत्पन्न त्वरण में संबंध है। किसी पिंड पर लगे बल F तथा उत्पन्न त्वरण में संबंध क्या होता है? तो ये होता है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। A क्या है? A एक्सीलरेशन या त्वरण, और F क्या है? बल या फोर्स। तो चलिए आज के आपके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब मिलेंगे आपको एग्रीकल्चर की क्लास में। आज आपको एग्रीकल्चर का PDF मिल जाएगा, लेकिन इसके अभी क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए हैं, तो इसका PDF आप लोगों को कल दे दिया जाएगा। जब कल आपके पूरे कंप्लीट 50 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि ये जो एक PDF रहता है ये 50 क्वेश्चन का रहता है और एग्रीकल्चर का एक PDF 60 क्वेश्चन का रहता है। तो अब जब ये क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तब आप लोगों को इसका PDF मिलता रहेगा, और उसमें हम टिक इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकें, कर सकें, इसलिए हम टिक नहीं लगाते हैं। आप लोग यहाँ से देख के जाएं, उस पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर जहाँ पे आंसर लगाएं उस फिर से आंसर शीट से आप लोग आंसर मिला सकते हैं। और ये PDF के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, जिनको नहीं पता है वो लोग 9720802028 9720802028
ये टेलीग्राम नंबर है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे यूपी कैटेट PDF 2022 मैसेज करेंगे, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को PDF कैसे मिलेगा। और जो लोग टेलीग्राम चैनल या उससे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग PDF, उन लोगों को तो पता चल गया होगा, और उससे काफ़ी बच्चे जुड़ भी चुके हैं, उन लोगों को डेली का PDF मिलता है। अब 2-4 दिन में उस लोगों को उसके यूपी कैटेट के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी उन लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट को प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर और लोग भी उसमें ऐड होना चाहते हैं, आप लोग भी अगर PDF वाले ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आज तक ही केवल डिस्काउंट है, आज आप लोग ऐड हो सकते हैं। आज 12 बजे तक केवल डिस्काउंट है, उसके बाद डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अब मिलेंगे आपको एग्रीकल्चर की क्लास में। एग्रीकल्चर का टाइम चलिए थोड़ा बढ़ा देते हैं, आपकी क्लास अब शुरू होगी। चलिए 8:45 पे शुरू कर देते हैं। 8:45 पे आज आपकी क्लास शुरू हो जाएगी एग्रीकल्चर की, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे तो थोड़ा टाइम लग गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे आपको एग्रीकल्चर की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।